सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ निबंध। निबंध का नाम है हमारी मातृभूमि। निबंध शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि निबंध क्या होते हैं। तो निबंध का शाब्दिक अर्थ है ठीक प्रकार से बंधा हुआ। नि जोड़ बंध, किसी भी विषय पर भाषा और भावों के माध्यम से व्यक्त क्रमबद्ध विचारों को ही हम निबंध कहते हैं। तो जब हम निबंध लिखते हैं उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? निबंध के विषय में संबंधित पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जिस भी विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और अगर हमें जानकारी नहीं है तो हमें अपने बड़ों से या अपने टीचर से, अपने भाई बहन से, अपने मम्मी पापा से उनके बारे में थोड़ा पूछताछ करनी चाहिए और उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। इसके बाद निबंध की रूपरेखा बनानी चाहिए और उसे व्यवस्थित रूप देना चाहिए। निबंध की भाषा जो हो वो बिल्कुल सरल हो, स्पष्ट हो और प्रभावशाली होनी चाहिए। निबंध को शब्द सीमा के अनुरूप ही होना चाहिए। जितने में आपको एग्ज़ाम में लिखा रहेगा कि इतने शब्दों में लिखें तो आप उतने शब्दों में ही उसका उत्तर दें, यानी उतने ही शब्दों में आप निबंध को लिखें। निबंध में अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। निबंध में अगर आप अनावश्यक बातों को अगर शामिल करेंगे तो आप जो मेन पॉइंट है उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें अनावश्यक बातों से बचना चाहिए निबंध लिखते वक्त। ठीक है, सभी अनुच्छेद परस्पर जुड़े होने चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आपने पैराग्राफ 1 में कुछ और लिखा और पैराग्राफ 2 में फिर उसका कोई संबंध नहीं बन पाता है। तो इस तरह का जो अनुच्छेद होता है या जो इस तरह के जो निबंध होते हैं वो क्या होते हैं, वो पढ़ने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। साथ ही देखिए, निबंध के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 अंग हो सकते हैं। हम कि हमें किन किन मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए जब हम निबंध लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखनी चाहिए उसकी भूमिका। भूमिका क्या होती है? निबंध की नींव उसकी भूमिका होती है। जब आप भूमिका लिखते हैं तो पूरा जो निबंध है आपका वो उसी पे टिका होता है, वो आधार होता है हमारी निबंध का। यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। जो भूमिका जितनी प्रभावशाली आप लिखोगे उतना ही आपका निबंध रोचक बनेगा और पढ़ने वाले को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद है विषय वस्तु। यह निबंध का मध्य एवं सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और इसे अनुच्छेदों में विभाजित करके अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से हम व्यक्त करते हैं। आखिरी में हम लिखते हैं उपसंहार। ठीक है, उपसंहार हमें जरूर लिखना चाहिए क्योंकि उसी में हमारी पूरी निबंध का सार होता है। यह है उपसंहार। तो मैं ये भी आपको बताऊंगी उपसंहार क्या होता है। उपसंहार निबंध का अंतिम भाग होता है और इसमें निबंध के सार को एक अनुच्छेद में लिखकर निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे और हम अपने निबंध को यहाँ शुरू करेंगे। तो आप देखिए, निबंध की जो रूपरेखा है, किन किन बातों पर ध्यान देना है हमने निबंध में। तो हमें निबंध में ध्यान देना है उसकी भूमिका पर, भौगोलिक स्थिति यानी हम अब लिख रहे हैं हमारी मातृभूमि यानी अपने भारतवर्ष के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी भौगोलिक स्थिति को भी हम लिखेंगे। उसका नामकरण, महापुरुषों की जन्मभूमि, भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य हमारे देश का कैसा है वो लिखेंगे। और आखिरी में हम लिखेंगे उपसंहार, जिसमें हम इस पूरे निबंध का निष्कर्ष लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे। भूमिका। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारतवर्ष है। यही हमारी मातृभूमि और जन्मभूमि है। यह एक अत्यंत विशाल एवं गौरवशाली देश है। आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, इंडिया आदि इसके नाम हैं। यह ऋषि मुनियों, महापुरुषों एवं साधु संतों का देश है। इसकी संपन्नता एवं समृद्धता से प्रभावित होकर लोग इसे सोने की चिड़िया भी पहले कहते थे। क्योंकि यहाँ
खनिज संपदा का अपार भंडार था और हर तरह की चीज़ें यहाँ उपलब्ध थीं, इसलिए ये सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति को हम देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति इसकी कैसी है। तो भारत देश उत्तर में, भारत देश के हमारे जो देश है उसके उत्तर में कश्मीर से दक्षिण की कन्याकुमारी तक ये भारतवर्ष फैला है और इसके उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत इसकी प्रहरी की भांति सुरक्षा कवच है। इस देश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। इसका दक्षिणी भाग एक विशाल प्रायद्वीप है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। भारतवर्ष का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार इस देश की जनसंख्या 1,21 करोड़ हो गई है। नामकरण यानी इसका नाम कैसे पड़ा। ऐसा माना जाता है कि हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट भारत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के एक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे वो भरत जिनका नाम है, तो उन्हीं भरत राजा के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वो कौन थे? वो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे महापुरुषों की जन्मभूमि। भारत देश अनेक महापुरुषों और विद्वानों की जन्मभूमि है। इस देश में राम, कृष्ण, नानक, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने अवतार लिया। राणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं भी इसी जन्मभूमि से हैं। यहाँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे देशभक्तों ने जन्म लेकर भारत माता को स्वाधीन कराया यानी आज़ाद कराया। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति। हमारे भारत की संस्कृति बहुत ही गौरवशाली है बच्चों, और हम जिस तरह से अपनी संस्कृति का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है क्योंकि इसकी जो संस्कृति है वो बहुत ही गौरवशाली है। तो हमारी भारत की संस्कृति क्या है? हमारे देश की संस्कृति अत्यंत गौरवपूर्ण है। यहाँ अनेक धर्मों और संप्रदाय के लोग एक साथ प्रेम से रहते हैं। यहाँ की भाषा, पहनावा, रहन सहन, रूप रंग में भिन्नता होते हुए भी सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। हमारे देश की संस्कृति में कई संस्कृतियों का मेल हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे प्राकृतिक सौंदर्य, यानी हमारे जो देश है उसका प्राकृतिक सौंदर्य, वो प्रकृति ने उसे कितनी सुंदरता के साथ सजाया है उसके बारे में हम लिखेंगे। प्राकृतिक सुषमा की दृष्टि से यानी प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से हमारा देश अनुपम है। धरती का स्वर्ग कश्मीर इस देश का एक अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त शिमला, नैनीताल, मसूरी आदि स्मरणीय पर्वतीय स्थल हैं या रमणीक पर्वतीय स्थल हैं। इनके अनुपम सौंदर्य को देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक यहाँ प्रतिदिन आते हैं। आखिरी में हम अपने निबंध के लिखते हैं उपसंहार, जिसमें हम पूरे निबंध का सार लिखते हैं, सारांश लिखते हैं। हम सभी भारतीयों को इस देश पर गर्व है। हमें इसकी एकता एवं अखंडता को बनाए रखना है। हमें यहाँ की जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान जो कहा गया है उसको बनाए रखना है, क्योंकि हमारी जो ये जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इस निबंध में ये भी कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपने ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो आप इसे ज़रूर याद रखें कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी महान है। तो आइए यहाँ पे हमारा ये निबंध हमारी मातृभूमि के बारे में ख़त्म होता है। आप इसे अपने ढंग से भी लिख सकते हैं और इस निबंध से भी आप सहारा लेकर दूसरा अपनी तरह का निबंध लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों।